नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है बेहतरीन होंगे सभी बच्चे, एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार और सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। आप सभी कैसे हैं? आशा तो यही रहती है हर रोज, और इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं वो एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो आ जाइए जल्दी से, और आपका जो हालचाल है उसको आपके ही कमेंट्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे आज। तो बेटा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि आप लोगों का हालचाल कैसा है, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी बच्चों को। चलिए आइए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। एक बार बता दें आप सभी कि आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल सही से पहुंच रही है क्या? सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? किसी भी तरीके की आवाज़ को लेकर, किसी भी तरीके की क्लास को लेकर कोई भी इशू है फटाफट से बताएं, अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई आइए सभी बच्चे, और अब हम करने वाले हैं अपनी क्लास की शुरुआत। ठीक है, छुट्टी नहीं है भैया आज। हर हर महादेव, सभी को नमस्कार है, जय हिंद है। मैंने पहले कहा था कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इनमें आपको छुट्टी सिर्फ होली और दिवाली की ही मिलती है। ठीक है, चलिए आइए, तो आओ बात करते हैं अब हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो कल आपने लीवर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, आज बात करेंगे पेनक्रियाज की। आज हम लोग बात करेंगे अग्नाशय की। ठीक है, अग्नाशय। और आज ही हम लोग बात करने वाले हैं आपकी इंटेस्टाइन की, यानी आपकी आंतों की। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो भाई आइए अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। जो अग्नाशय होता है ये आपके शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है बेटा। ठीक है, तो क्या होता है ये, इसके बारे में आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ओनली मिक्स्ड ग्लैंड, ओनली मिक्स्ड ग्लैंड। आपके शरीर की ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब ये बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करती है। अब मैंने आपको कल भी कहा था कि बाह्य स्रावी अंतःस्रावी ये जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तो अच्छे से वहां पर समझाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल आपने पढ़ा कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है आपके शरीर की। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है पूछता है, इसका आकार कैसा होता है। इस ग्रंथि का जो आकार है वो होता है लीफ लाइक। कैसा होता है? लीफ लाइक, जैसे कोई पत्ती होती है। इसका आकार होता है पत्ती के समान। ठीक है, पत्ती के समान इसका क्या होता है बच्चा? आकार होता है। जैसे कोई लीफ होती है ये आपको ऐसी दिखाई देती है जैसे कोई पत्ती होती है प्यारे बच्चा। तो लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है और आपकी बॉडी के अंदर ये आपको देखने को मिलती है। जो आप लोगों का लीवर होता है उसके नीचे की तरफ ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड आप लोगों को बेसिकली देखने को मिल जाती है। तो जब हम लोग हमारे सिस्टम की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो आपके पाचन तंत्र में आप जब इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो यहाँ ये जो आपको येलो कलर की इमेज नजर आ रही है, ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये पीले पीले रंग की जो इमेज है ये आप लोगों की पेनक्रियाज होती है। ये क्या है बच्चा? ये है आप लोगों की अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, पत्ती के आकार की एक ग्रंथि है। तो आइए इसके बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चा ये ग्रंथि जो होती है पाचन में जब मुख्य रोल निभाती है, तो मैम क्या क्या इस ग्रंथि से रिलीज होता है? तो बात करते हैं, इस ग्रंथि से निकलती हैं 3 चीजें। तो आ जाओ अगली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इससे कौन कौन सी चीजें निकलती हैं। अग्नाशय ग्रंथि क्या है भाई? इसको कहते हो आप लोग आपका अग्नाशय, सीधा सीधा लिख लेना, अग्नाशय। पेनक्रियाज ये जो पेनक्रियाज होता है जब इसकी हम पाचन में बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिलती है। ये बनाती है भैया 2 चीजें, यहाँ आपको 2 चीजें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें? कमेंट सबका आता है बेटा। ठीक है, ठीक है, मेरी कमेंट क्यों नहीं देखते हो आप सभी टीचर? तो भैया आज तो शिवम आपको खुश हो जाना चाहिए, भोलेनाथ की कृपा से आज आपका कमेंट जो है वो देख लिया है। क्लास नहीं चल रही है मैम जी, बैक स्क्रीन हो रही है। आशु यहाँ तो बिल्कुल मुझे सही दिख रहा है, मेरे पास कोई बैक स्क्रीन नहीं हो रही है। आप एक बार एप्लीकेशन से बाहर निकल कर दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो अब देखो इधर। अब हमने बात करी कि आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड निकालती है पेनक्रियाटिक जूस। क्या भैया? जूस, पेनक्रियाटिक जूस बनता है यहाँ।
अच्छा, मुझे सारे बच्चे एक बात बताओ कि अभी तक आप लोगों ने कितने जूस पढ़ लिए, ये बताओ। ये बनाती है भैया अग्नाशयी रस। क्या बनाती है? अग्नाशयी रस। अभी तक मुझे बताओ आपने कुल मिलाकर पाचन तंत्र में कितने रस पढ़ लिए हैं? कितने रस पढ़ लिए हैं आप सभी बच्चों ने? बताओ। कुल मिलाकर, ठीक है, कितने ऐसे रस हैं जो आप लोगों ने पढ़ लिया है? ठीक है, बताओ भाई जल्दी से, है ना? क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताओ कि कितने रस अभी तक आपने पढ़ लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है। 2। तो देखो, कुल मिलाकर अभी तक आप इसको मिलाकर 3 रस पढ़ चुके हो। एक पेट में बना था जठर रस, जिसको कहते हो गैस्ट्रिक जूस। एक लीवर ने निकाला था पित्तरस, जिसको कहते हो बाइल जूस, कल पढ़ा था। और आज आप पढ़ने वाले हो क्या? पेनक्रियाटिक जूस। तो कुल मिलाकर 3 रस अभी तक आप पढ़ चुके हो। मैम, तो आपको पेपर में या हमें पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है, कहाँ बनता है, तो आप आंसर लगा के आओगे कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है या हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो बनाता है पेनक्रियाटिक जूस। और मैम दूसरा यहाँ पर क्या पढ़ना है? दूसरे यहाँ पर होते हैं एंजाइम। दूसरे यहाँ पर आप लोगों के बनते हैं एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के दूसरे बन रहे होते हैं एंजाइम। जैसे कि आपने अपनी लार में पढ़ा था, लार में 2 एंजाइम थे, लाइसोजाइम था, टॉलिन था। फिर पेट में 2 एंजाइम थे, रेनिन था, पेप्सिन था। फिर आपका लीवर तो कोई एंजाइम निकालता नहीं है। फिर आप लोग अब पढ़ रहे हो आपकी पेनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम। तो आइए, आपको यहां से प्रश्न बनेगा कि ये जो अग्नाशय रस होता है ये क्या है? तो अग्नाशय रस जो होता है इसका भी पीएच मान आपको पूछा जाता है, इसकी भी पीएच वैल्यू आपको पूछी जाती है। जैसे आपके मुख में जो लार थी भैया, मुख में जो लार थी उसका पीएच मान कितना था? सारे बच्चे बताओ। आपके मुख के अंदर जो सलाइवा निकल रही थी, आपके मुख में जो सलाइवा बनती है उसका पीएच मान कितना था? सारे बच्चे बताओ। फिर मैं आपको इसकी पीएच मान बताऊंगी, इसकी पीएच वैल्यू फिर मैं आपको बताऊंगी। फटाफट बताओ सारे बच्चे। आपके मुख में जो लार बन रही थी, है ना, उसका पीएच मान कितना था प्यारे बच्चे? ठीक है, देख लीजिए। फैन चल रहा है क्या भैया? फैन कहाँ चल रहा है? फैन नहीं चल रहा। ठीक है, बताओ जल्दी से। तो सिलेबस अभी तो शुरू ही हुआ है, खत्म ही कर दोगे क्या? अभी तो आपके सिस्टम जो बचे हुए हैं बहुत सारे, है ना, तो जल्दी से बताओ बेटा। आप लोग बताएंगे कि आपकी लार जो थी, बहुत कमेंट लेट कर रहे हो आप लोग। हाँ देखो 6.8 मुझे दिखा, 6.8 बिल्कुल। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पेट में बना था जठर रस, जठर रस का पीएच मान 1 से 3 था। फिर आपने लीवर से निकाला था पित्तरस, पित्तरस का जो पीएच मान था वो कितना था? आपने कहा मैम वो था 7 से लेकर 8.6। ठीक है, ये 7 to 8 उसको आप बोल सकते हो। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि मैम पेनक्रियाटिक जूस जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान आप लोग बताते हो 7.5 से 8.6 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 7.5 से 8.6। मैम क्या हुआ ये? तो ये भी क्षारीय होता है। ये भी क्या होता है? ये भी एल्केलाइन होता है। तो भैया ये भी एल्केलाइन है, पित्तरस की तरह ये भी क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी चीजें पूछी जाएंगी। अब मैम ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, बेसिकली इसमें भी पानी होता है बिल्कुल, और इसमें घुले हुए होते हैं एंजाइम। तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर आप लोगों को पानी देखने को मिलता है, भैया पानी है ये भी। ठीक है, पानी देखने को मिलता है और साथ में एंजाइम घुले हुए होते हैं। तो जब एंजाइम के साथ पानी घुले हुए होते हैं, ठीक है, तो ये मिलाप का क्या कहलाता है? ये कहलाता है आप लोगों का पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये ही एक तरीके का पानी ही है, इस पानी में एंजाइम घुले हुए होते हैं। तो ये होता है आपका अग्नाशय रस। अब बात आती है कि मैम अग्नाशय रस के अंदर ये जो एंजाइम है ये कौन कौन से होते हैं और इन एंजाइम का काम क्या होता है? तो आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इसमें पाए जाते हैं 3 एंजाइम। कौन कौन से? चलिए बात करते हैं। पहले नंबर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम यहाँ पर आपको मिलता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज आपकी लार में भी पाया जा रहा था बेटा एमाइलेज, लेकिन उसका नाम था सेलेवरी एमाइलेज, जिसको आपने टोलिन के नाम से भी पढ़ा था।
तो आपकी लार में भी था ये, लेकिन लार में इसको लारिया एमाइलेज कहते थे, लेकिन ये आपके पेनक्रियास से भी निकलता है भाई। तो पेनक्रियास से जब निकलता है तो इसका नाम केवल एमाइलेज होता है। और ये क्या करता है, इसके कार्य की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। भैया लार में भी ये यही काम कर रहा था मैम, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, ये क्या कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही कर रहा था आपकी लार में भी। यहाँ भी ये कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है। ठीक है, तो इसका काम यहाँ पर भी क्या हो जाता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है। समझ में आ गई। तो आपको पेपर में पूछेगा कि हमारी अग्नाशय ग्रंथि से वो कौन सा हार्मोन निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जैसे कि आज कई लोगों का व्रत होगा, है ना। अब कई लोगों का व्रत, बेटा डल गई पीडीएफ, अब डल गई होगी, मैंने देखा था डल गई पीडीएफ। ठीक है, एकता कह रही है कि मैम आप सुनते क्यों नहीं हो। भैया मुझे कोई बुला ही नहीं रहा, मैं सुनूं किसकी बात। एंजाइम का पीएच मान 7, एंजाइम का पीएच मान 7 नहीं बेटा, एंजाइम जो होते हैं वो तो आप लोगों का 5 से लेकर आपके शरीर में जो 8 पीएच रेंज होता है उस तक काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों का पेनक्रियाटिक जूस है इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो इधर हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप लोग जैसे बादल चल रहे हो, ब्लैक बोर्ड ऐसा लग रहा है, लग सकता है, कोई बात नहीं, बादलों में बैठकर पढ़ रहे हो ऐसा समझ लो, है ना, बादलों में बैठकर पढ़ रहे हो। लार में जो टॉयलिन था उसी का दूसरा नाम था सेलेवरी एमाइलेज, वो भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था। और आप लोगों की पेनक्रियास के पास जो है वो भी है प्यारे बच्चे एमाइलेज, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन कर रहा है, आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो मैम एक एंजाइम तो ये हो गया, दूसरा एंजाइम, चलो आओ यहाँ पे जगह कम है, तो दूसरा एंजाइम जो निकलता है आपकी अग्नाशय ग्रंथि से वो हो जाता है, आप लोग बताकर चलते हो, जिसका नाम है लाइपेज, जिसका नाम है प्यारे बच्चे लाइपेज। तो आपको ये भी पूछेगा कि लाइपेज एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, तो लाइपेज एंजाइम भी आपकी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, और क्या करता है, वसा का पाचन करता है। वसा बोले तो फैट, इसका काम होता है वसा का पाचन। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपकी अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा ऐसा हार्मोन निकलता है जो वसा का पाचन करता है, तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि से लाइपेज एंजाइम निकलता है जो वसा का पाचन करता है। ये क्या करता है बेटा, डाइजेशन ऑफ फैट, आप जो फैट खाते हो उसको डाइजेस्ट करता है। पितरस ने भी यही करा था, पितरस ने भी सेम यही काम करा था, उसने भी वसा का ही पाइसीकरण करा था, वसा का पाचन करा था उसने भी, पितरस ने भी। और ये एमाइलेज आपकी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है पेनक्रियाज से, और ये भी वसा का ही पाचन करता है, फैट का, जो घी तेल आप लोग खाते हो, पूरी सब्जी में जो घी तेल होता है उसका पाचन करता है ये। और मैम तीसरा एंजाइम कौन सा है, तीसरा होता है ट्रिप्सिन, तीसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ठीक है, तीसरा एंजाइम है बच्चा ट्रिप्सिन। अब देखो जो ट्रिप्सिन होता है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, जिस भी एंजाइम के नाम के पीछे सीन आपको देखने को मिलता है, सीन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये बेसिकली प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि अमाशय से कौन सा ऐसा एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो आप कहते हो ट्रिप्सिन। ठीक है, आपके पेट से अमाशय से पूछे, बेटा ये अग्नाशय है, देखो दोनों चीजें अच्छे से समझना। आप लोगों को जब भी पेट के बारे में पूछा जाए, स्टमक जो होता है आपका स्टमक, जिसको आप अमाशय कहते हो, अमाशय कहते हैं हिंदी में पेट को। ठीक है, और पेट में प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो था पेप्सिन। तो देखो नाम में आ रहा है ना पेप्सिन, है ना। और मैम अभी अभी आप पढ़ा रही हो हमें पेनक्रियाज, अब आप हमें पढ़ा रही हो पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय से प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम निकलता है, ये होता है ट्रिप्सिन। तो देखो दोनों के नाम के पीछे क्या आ रहे हैं, सीन सीन आ रहे हैं। तो कभी भी आपको पेपर में पूछता है कि ये पेप्सिन, ये ट्रिप्सिन, ये कहाँ से निकलते हैं, तो पेप्सिन तो पेट से निकलता है, मैंने कहा था पैप से पेप्सिन, पैसे पेट याद रखना, और ट्रिप्सिन आपकी पेनक्रियाज से निकलता है। बट काम दोनों का क्या होता है, दोनों के दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से रिलीज हो रहे हैं बट काम दोनों का एक है, प्रोटीन का पाचन। समझ में आ गई बात।
प्रोटीन का पाचन। ठीक है, जैसे तुम में से कई बच्चे हैं जो अलग अलग स्टेट से तैयारी कर रहे हैं लेकिन जाओगे सेम फोर्स के अंदर। ठीक है, समझ में आई बातें? ऐसे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है सबसे ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अब हम बताएंगे, हाँ जी मोमोज खाओगे तो लीवर खराब हो सकता है। ठीक, अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं कि प्रोटीन डाइजेशन जो होगा, प्रोटीन का जो पाचन होता है, अभी हमने पढ़ा कि पेनक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो कि क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। तो आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा, ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। ठीक है, तो ये आपको ना जो सैटरडे में क्विज होती है वहां पर क्वेश्चन मिला भी होगा। अब आपने जब इसको पढ़ा नहीं था लेकिन अब पढ़ लिया है, अब गलती आप उसमें नहीं करोगे। तो ये करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोगों ने क्या करा? प्रोटीन का डाइजेशन करा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को किससे पढ़नी थी? पेनक्रियाज से। इतना पॉइंट है जो आपको पेनक्रियाज ग्रंथि से पढ़ना था प्यारे बच्चा। आ जाओ अब चलते हैं आगे की तरफ। अब पेनक्रियाज के बाद बात आती है आप लोगों की किसकी प्यारे साथियों? HCl एंड म्यूकस। HCl एंड म्यूकस क्या हुआ प्यारे बच्चे? HCl और म्यूकस तो आपके पेट में पाए जा रहे थे, है ना? हाँ जी बिल्कुल, पेट में मिलते हैं वो आप लोगों को। अब आ जाओ आगे बात करते हैं कि अब आप लोग बताएंगे कि मैडम जी हमारा जो अगला पाचन की प्रक्रिया में यूज होने वाला ऑर्गन है वो होगा इंटेस्टाइन। तो आते आपके पास दो होती हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो सबसे पहले पढ़ेंगे छोटी आंत। आ जाइए भाई, हेडिंग डालेंगे छोटी आंत, जिनका हमें बहुत दिनों से इंतजार था कि अब हमारे भोजन का फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा। तो आओ भाई छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, छोटी आंत की लंबाई पूछी जाएगी भाई कितनी होती है? आपके शरीर में जो आपकी छोटी आंत है इसकी लेंथ कितनी होती है? ठीक है, तो छोटी आंत की जो लेंथ होती है आप बताकर चलते हो 6 से 6.5 मीटर होती है। आपकी छोटी आंत जो होती है वो 6 से 6.5 मीटर होती है। वास्तव में लंबाई छोटी आंत की ज्यादा होती है। फिर मैम इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? इसको तो बड़ी आंत कहते हैं, कहना चाहिए था। बेटा इसको छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पतली होती है, ये पतली होती है। ठीक है, तो ये मोटाई के आधार पर छोटी आंत बड़ी आंत कही जाती है। तो छोटी आंत की लंबाई वास्तव में ज्यादा है लेकिन वो पतली है, इसीलिए उसको छोटी आंत कहते हैं। बड़ी आंत की लंबाई कम है लेकिन वो मोटी है, इसीलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे इस कॉन्सेप्ट को। आओ आगे बात करते हैं। छोटी आंत जो होती है इसके अंदर क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आपको क्वेश्चन आता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो बेटा अब जितने भी खाने में पोषक पदार्थ है ना, अब वो सारे के सारे यहीं डाइजेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को फाइनल एंजाइम मिलेंगे छोटी आंत में जो खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे, पूर्ण रूप से खाने को पचा देंगे। तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ये क्वेश्चन आता है आपको। तो आप लोग लिखकर चलते हैं कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसी में होता है, छोटी आंत में ही होता है भोजन का पूर्ण पाचन। ठीक है, आप लोग बताकर चलेंगे कि जो छोटी आंत होती है इसमें होता है भोजन का पूर्ण पाचन। यानी अब खाना फाइनली छोटी आंत में पच जाएगा, पचकर तुम्हारे खून में मिल जाएगा और खून से कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। और अब उसके बाद मल जो होगा वो आपकी बड़ी आंत से खिसकता हुआ गुदा के रास्ते बाहर। आओ आगे बात करते हैं कि मैम इसके कितने भाग होते हैं छोटी आंत के? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं बेटा। आपकी जो छोटी आंत है ये 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, तो लिखेंगे इट हैव 3 पार्ट्स। आपकी जो छोटी आंत है ना इसके 3 पार्ट होते हैं बालको। कितने पार्ट होते हैं जल्दी बताओ?
छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी खाओगे तो बेटा वो जम जाती है, एक जगह बैठ जाती है, तो वो आपके पेट में बैठ जाती है, तो इसीलिए कई बार बोलते हैं कि पेट में जम गई है, उससे दर्द होता है ना। वो छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। हाँ जी, तो छोटी आंत जो होती है वो पतली है और लंबी है, तो पतली की वजह से उसको छोटी कह देते हैं। बड़ी आंत मोटी है और छोटी है, लेकिन मोटाई की वजह से उसको बड़ी आंत कह देते हैं, है ना। तो ऐसा समझो कि आपने बात करी है यहाँ पर कि आप लोग बताकर चलते हो कि आप लोगों की जो बड़ी आंत होती है प्यारे बच्चे, इसके लंबाई जो होती है वो आपकी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है ना बेसिकली वो क्या होती है? बड़ी आंत की तो कम, छोटी आंत की ज्यादा होती है। तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि मान लो ये आपकी जो है, ऐसे समझकर चलना, ये आप लोगों की हो जाती है छोटी आंत। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये आप लोगों की हो जाती है बड़ी आंत। तो ये हो गई आपकी छोटी आंत जो कि आपको नैरो दिख रही है, पतली दिख रही है। ठीक है, जो आपकी छोटी आंत है बेसिकली ये आपको कैसी दिख रही है? पतली, लेकिन लेंथ ज्यादा है इसकी, लेंथ ज्यादा है इसकी, लंबाई ज्यादा है। लेकिन ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है ये आप लोगों की क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन हाइट में छोटी होती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है आप लोगों की, लार्ज इंटेस्टाइन है। और जो नीचे की तरफ है ये लार्ज है और ये हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाती है। अब आ जाओ, आप समझ गए होंगे। अब छोटी आंत के जो 3 भाग हैं इनके बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपकी जो छोटी आंत होती है बेसिकली वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर होती है। देखो, है ना, ये तुम हो, ये तुम हो, तुम, ये तुम्हारा डायग्राम है। तो भैया यहाँ पर ये जो मैं आपको पिंक कलर दिखा रही हूँ, ये जो मैं आपको पिंक कलर दिखा रही हूँ, ये आपकी छोटी आंत है। देखो, ये पूरी आप लोगों की छोटी आंत है। ये पूरी की पूरी जो आपको दिख रही है ये छोटी आंत है। और मैम जो आप लोग हमें या आप हमें यहाँ पे ब्लैक कलर दिखा रही हैं, ये है हमारी बड़ी आंत, ये है आप लोगों की बड़ी आंत। तो ये तो आप लोगों की बड़ी आंत है प्यारे बच्चे, बड़ी आंत है। ठीक है, और ये जो आपको पिंक कलर से नजर आ रही है ये आपकी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। ठीक है, तो मैम छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं छोटी आंत के? तो आइए अब बात करते हैं छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो आइए हेडिंग डालेंगे, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप लोगों की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? छोटी आंत के भाग। ठीक है, छोटी आंत के भाग। तो भैया किस किस बच्चे को पता है छोटी आंत के भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं, अभी बताया, हमें तो पता है। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर 1 पर होती है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। कौन सा होता है पहला भाग? ड्यूडेनम होता है। ठीक है, ड्यूडेनम होता है पहला भाग, जिसको आप लोग ग्रहणी कहते हो, ग्रहणी। अब ग्रहणी तो तुम्हारे घर में भी रहती हैं, तुमने कई बार पढ़ा होगा कि कितनी कुशल संपन्न ग्रहणी है। मतलब गृहिणी घरों में भी होती हैं, औरतों को बेसिकली गृहिणी कह देते हैं, लेकिन गृहिणी आपकी छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। तो आपकी छोटी आंत 3 हिस्सों में बटी होती है, जहां पर आपने सबसे पहले भाग को पढ़ा गृहिणी। दूसरा भाग होता है आपकी छोटी आंत का जेजुनम, जेजुनम, जीजा जी से याद रखना, जेजुनम। ठीक है, इसको कहते हैं मध्य आंत, ये बीच वाला भाग है तो इसको मध्य आंत कह देते हैं। जेजू, जेजू, कई बार जेजू जीजू जीजू करती है ना लड़कियां, जीजू, तो मतलब जेजू जी आप लोग याद रख लेना, है ना। जेजूनम जिसको कहते हैं आपकी बड़ी आंत का मध्य भाग, यानी आपकी मध्य आंत है। और तीसरे नंबर पर होता है, आप बताते हो, इलियम। तीसरे नंबर पर होता है इलियम, जिसको कहते हैं शेष आंत्र, शेष आंत्र। ठीक है, तो चलो एक एक करके अब इनकी खास बात क्या है उस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं आप लोगों के, ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। ठीक है ना, छोटी आंत के 3 भाग। बेटा पीडीएफ मैं नहीं डालती हूँ ना, मैं पीडीएफ बनाती हूँ, पीडीएफ बनाने वाले बच्चे होते हैं। और उस बच्ची का जो पीडीएफ बनाती है उसका फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से आज की पीडीएफ, मतलब कल वाली पीडीएफ आपको आज मिली है, थोड़ा सा इसलिए लेट हो गई है। ठीक है, क्लियर?
ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग कि अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहणी के बारे में। ग्रहणी, जो ग्रहणी होता है ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। याद करोगे और लिखोगे, छोटी आंत का प्रथम भाग। आप लोगों की जो छोटी आंत है उसका प्रथम भाग है, सबसे पहला भाग है। ये होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन आ जाए कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग कौन सा होता है, तो बताओगे आपका ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, है ना। ग्रहणी जो होता है ये सबसे पहला भाग है। एनसीईआरटी में तो 4 है, नहीं भैया 4 नहीं होते, आपकी छोटी आंत के 3 ही भाग होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला भाग कौन सा होता है, ड्यूडेनम, ग्रहणी। अब ग्रहणी को हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जान सकते हैं। कैसे, जैसे अभी तुम्हें पता है कुंभ का जो मेला है वो लगा हुआ है इलाहाबाद में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, अब उसको प्रयागराज कहते हो। तो वहां पर 3 नदियों का संगम होता है, तभी तो उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, है ना। 3 नदियां वहां पर आपकी मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती। तो जब उनके आप देखते हो तीनों नदियां, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक सामने से आ रही है, आकर मिल जाती हैं। तो वैसे ही छोटी आंत के इस भाग में हमारे शरीर के अंदर से 3 तरीके के रस आकर यहाँ गिरते हैं। तो आपके शरीर का प्रयागराज है ये, ऐसा समझ लो। कैसे, क्योंकि यहाँ से 3 तरीके के रस हैं जो आपके पेट में आकर, आपकी आंत में आकर गिरते हैं। तो कौन कौन से 3 रस हमारी ड्यूडेनम में आकर गिरते हैं, आपको पूछता है। तो मैंने कल भी बताया था, आपके लीवर ने जो बाइल जूस बनाया बेटा, बाइल जूस, आपके लीवर में जो पित्तरस बना था वो भी यहीं आकर गिरेगा। पित्तरस जो आपके लीवर में बना था वो भी यहीं आकर गिरेगा भैया। आपके पेनक्रियाज में जो अभी अभी पेनक्रियाटिक जूस बना था वो भी यहीं आकर गिरेगा। अभी मैंने बताया था ना कि पेनक्रियाटिक जूस भी बनता है, अग्नाशय रस बोलते हैं जिसको, तो ये अग्नाशय रस भी इसी में आकर गिरता है प्यारे बच्चे। ठीक है, अग्नाशय रस भी इसी में आकर गिरता है। और आप बताते हो पेट में जो जठर रस बना था, पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस बना था वो भी यहीं आकर गिर जाता है। तो मतलब 3 तरीके के रस आपको यहाँ मिलते हैं छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत के किस भाग में शरीर के 3 रस आकर गिरते हैं, आप कहोगे छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम, जेजुनम ये बाद का भाग है। ड्यूडेनम जो होता है जिसको ग्रहणी भी कहते हैं, इसमें 3 जगह के रस आकर गिरते हैं, पित्तरस, अग्नाशय रस, जठर रस, यानी बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ये इसके बारे में बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक, जैसे भाई आपकी छोटी आंत है, ये इसमें आपको कंप्लीट नहीं दिख रहा, इनको देखो, इन भाई साहब जी पे थोड़ी सी नजर डालेंगे हम लोग। इन भाई साहब जी का ये लीवर है, आपको दिख रहा है, इसी के पीछे पेनक्रियाज है। इनके लीवर से जो बाइल पितरस बना था वो छोटी आंत में गिरता है ना। आप पेनक्रियाज के अंदर से जो पेनक्रियाटिक जूस था वो छोटी आंत में, और पेट के अंदर से जो जठर रस था वो छोटी आंत में आकर गिरता है। तो 3 तरीके के रस आपकी छोटी आंत के इस हिस्से में आपको आते हुए नजर आते हैं। आपको आते हुए क्या आते हैं बच्चा, नजर आते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और डायग्राम दिखाना चाहूँ छोटी आंत के कुछ पार्ट्स के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे ये देखो, ये आपकी छोटी आंत के हिस्से हैं बेटा, ये आप लोगों के छोटी आंत के हिस्से हैं सारे। ये आपका पेट है, ये आपके पेट से ऐसे मतलब खाना आपकी छोटी आंत में आ गया। अब छोटी आंत के अंदर आप लोग देखोगे, मतलब ये पेट से खाना क्या हुआ, छोटी आंत में आ गया। तो ये वाला हिस्सा आपकी छोटी आंत का सबसे पहला भाग है जिसको आप लोग ग्रहणी कहते हो, ग्रहणी। इसी ग्रहणी के अंदर 3 तरीके के रस आकर आपको गिरते हैं, लीवर का भी, पेनक्रियाज का भी और आपके पेट का भी, तीनों रस यहाँ कर गिर जाते हैं। फिर ये खाने को आगे पहुंचा देता है जेजुनम वाले पार्ट में। तो जेजुनम जो होता है ये आप लोगों का क्या हो जाता है, मध्य आंत है, बीच वाली आंत। फिर ये जितना भी आपको रेड रेड दिख रहा है ये जेजुनम है, और जेजुनम से खाना खिसक कर पहुंच जाता है यहाँ इलियम में। ये रहा इलियम। इलियम होता है शेषांत्र, जो आपकी आंत्र का सबसे लास्ट पार्ट है। छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है शेषांत्र। अब जो खाना आपका एब्जॉर्ब होगा ना वो यहीं होगा, यहीं होगा। खाने के साथ चमत्कार,
यहीं से सारा खाना डाइजेस्ट होकर आपके खून में मिल जाता है। कैसे मिलता है, तो चलिए आइए बात करते हैं। अब एक बार मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ। आपको एक क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग कौन सा है। भाई 3 भाग है छोटी आंत के, आपने पढ़ा है ना। ग्रहणी होता है, मध्य आंत होता है, जेजुनम जिसको मैं आप लिखवा चुकी हूँ मध्य आंत, मध्य आंत होता है प्यारे बच्चे, और आप बताते हो शेषांत्र। इन तीनों में सबसे बड़ा सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो ये होता है सबसे छोटा भाग। ये होता है बच्चा सबसे छोटा भाग। ये आपकी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, ठीक है। ये छोटी आंत के भाग हैं, तो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, आप बताते हो। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट। ग्रहणी जो है सबसे छोटा है, देखो कितना सा दिख रहा है ग्रहणी, जो कितना छोटा सा पार्ट है, बस ये है ग्रहणी, है ना। और सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, ये आपको जो कत्थई से कलर में दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है शेषांत्र। तो ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़ा भाग। तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग और सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप लोग बताते हो। सबसे छोटा तो ये हो जाता है ड्यूडेनम, और सबसे बिगेस्ट पार्ट जो होता है ये हो जाता है शेषांत्र, ठीक है। स्टमक के पार्ट्स मैडम जी, बेटा स्टमक जो होता है आप लोगों का, क्लास पढ़ते पढ़ते क्यों एंड हो जाती है। कई बार ये एप्लीकेशन में आता है बेटा इशू कि आप पूरा नहीं कर पाते, वो क्लास बंद हो जाती है। तो उस पोर्शन को आप फिर रिकॉर्डेड में देख सकते हो पीछे जाकर, क्योंकि एंड स्ट्रीमिंग से 5 मिनट पहले जो क्लास होती है वो स्टॉप हो जाती है कई बार। तो एप्लीकेशन के अंदर ही आता है इशू, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग ग्रहणी होता है डेडुनम। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ग्रहणी होता है डेडुनम, और सबसे बड़ा भाग होता है इलियम यानी कि शेषांत, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम जब यहाँ तीनों तरीके के एंजाइम आकर मिल गए तो यहाँ से खाना खिसक गया मध्य आंत में। मध्य आंत में खाने का कोई पाचन नहीं होता, वहां खाना आपका रखा रहेगा कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, फिर ये खाने को पहुंचा देती है शेषांत्र में। अब शेषांत्र में जाकर खाने के साथ क्या क्या होता है, तो भैया आओ अब कहानी पढ़ते हैं कि छोटी आंत का जो सबसे अंतिम भाग है, सबसे लंबा भाग होता है शेषांत्र। इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आइए बात करते हैं शेषांत्र की। बात करेंगे शेषांत्र की, हम लोग हेडिंग डालेंगे इलियम। ये जो बड़ी आंत का इलियम, छोटी आंत का जो इलियम भाग होता है ना, इसमें चमत्कारी चीजें होती हैं बेटा। तो आप लोगों को मैंने कहा कि आपकी छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग तो ये है ही, आप जान चुके हो। इसमें क्या होता है तो बताओगे, इसमें आंतरीय रस पाए जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों को आंतरीय रस पाए जाते हैं बेटा, इसमें पाए जाते हैं आंतरीय रस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आंतरीय रस। अब देखो मुझे बता दो टोटल अभी तक आप कितने रस पढ़ चुके हो। पितरस आपके पेट में बना था, जठर रस पितरस आपके लीवर ने बनाया था, जठर रस आपके पेट में बना था, पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस पैनक्रियाज ने बनाया, और अब चौथा रस पढ़ रहे हो आप आपके शरीर का। चौथा रस है आंतरीय रस। ये कहाँ बनता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में, शेषांत्र में। तो इसमें आंतरीय रस पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन जूस कहते हो जिसको, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस फाउंड हेयर, यहां पर आपको इंटेस्टाइनल जूस देखने को मिलते हैं, है ना। अब मैम ये इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं ये क्या है, तो ये भी पानी है बेटा, ये भी पानी है। जो आपने पानी पिया वो आपकी आंतों में गया, तो ये भी पानी है। और मैम इस पानी में क्या घुले हुए हैं, एंजाइम घुले हुए हैं। तो पानी और एंजाइम का मिश्रण है ये भी, यहाँ पर भी वाटर है और साथ में एंजाइम है। तो मैम कौन कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारी छोटी आंत के शेषांत्र वाले भाग में पाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मैडम जी ये जो आंतरीय रस होता है इसमें कौन कौन से एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। तो आपकी छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस यानी आंतरीय रस, और छोटी आंत के भी किस हिस्से में पाए जाते हैं, शेषांत्र में पाए जाते हैं। शेषांत्र के अंदर ये जो आंतरीय रस है ये क्या है, तो ये पानी और एंजाइम का मिश्रण है। पानी और एंजाइम का मिश्रण है। पानी के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ना, एंजाइम बताओ कौन कौन से हैं। इसमें पाए जाते हैं 5 एंजाइम बेटा। आंतरीय रस में सबसे ज्यादा एंजाइम होते हैं, तभी तो बाल को यहाँ पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है,
तभी तो यहाँ खाना पूर्ण रूप से पचा दिया जाता है एंजाइमों की मारामारी द्वारा। एंजाइम खाने की ये हाल कर देते हैं खाने का कि भैया खाने को फिर पचना ही पड़ता है। इतना बारीक कर देते हैं ये एंजाइम खाने को कि भैया खाने को पचकर खून में मिलना होता है और खून के जरिए आपकी बॉडी की कोशिकाओं में पहुंचना होता है। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है जेजूनम तो रह गई। बेटा मैंने कहा था कि जेजूनम में कोई पाचन नहीं होता, जेजूनम से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जेजूनम जो है इसको बस ये याद रखना है कि ये आपकी आंत का मध्य भाग होता है। देखो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये आपकी आंत का बस मध्य भाग है, इसमें कोई पाचन नहीं हो रहा, यहाँ कोई ऐसे एंजाइम नहीं बन रहे हैं जिनको आपको पूछा जाएगा पेपर में। बस ये क्या कर रही है, ड्यूडेनम से खाने को इलियम में पहुंचाने का काम कर रही है ना। तो जेजूनम मध्य आंत है, ये खाने को क्या करती है, जो ड्यूडेनम होता है ड्यूडेनम से खाने को इलियम में पहुंचाने का काम करती है। बस खाने को शेषांत्र तक पहुंचाने का काम करती है ग्रहणी से। तो खाना जब ग्रहणी से पहुंचेगा शेषांत्र में तो वो मध्य आंत के जरिए होता हुआ पहुंचता है। बस इतनी सी बात आपको पढ़नी है ना। तो आप लोगों को मैंने अभी पूछा था 4 रस, 4 रस अभी तक आप पढ़ चुके हो। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया। अभी तक तुम्हारे पास यही कमेंट चल रहा है क्या? क्लास लेट आपके पास तक पहुंच रही है क्या जो मैं पढ़ा आपको पूछ रही हूँ? तो भाई आपने कहा कि यहाँ पर ग्रहणी का काम क्या, ये जो जेजूनम है इसका काम क्या होगा, ग्रहणी से खाने को शेषांत्र तक पहुंचाना। अब हम शेषांत्र के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जो आपकी शेषांत्र होती है बालको, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें 5 एंजाइम पाए जाते हैं। 5 कौन कौन से, चलिए बात करते हैं। पहले नंबर पर यहाँ मिलता है इरप्सिन। इरप्सिन। अब आप सारे बच्चे मुझे बताओ कि इरप्सिन जो होता है ये किसका पाचन करता है, बताओ। सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। आपकी जो छोटी आंत है, छोटी आंत का जो सबसे अंतिम भाग है शेषांत्र, इसमें बनते हैं आंत्रीय रस। आंत्रीय रस होते हैं पानी और एंजाइम का मिश्रण। तो पानी के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ने हैं एंजाइम की पानी के साथ कौन से एंजाइम मिले हुए हैं। तो 5 एंजाइम मिले हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा एंजाइम मिले हुए हैं क्योंकि यहीं पर फाइनली डाइजेशन होगा खाने का। तो ये 5 एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम है इरप्सिन। मैम ये इरप्सिन क्या काम करता है, इसका नाम देखो, इसका नाम, और बहुत अच्छे से बताओ कि ये क्या काम करता है फटाफट। ठीक है, फटाफट। 1 सेकंड रुकना भाई, 1 सेकंड रुक जाना। एक कमेंट है जो मुझे देखना है। एक बच्चे का एक कमेंट है। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं प्रोटीन होगा, बिल्कुल सही बात, प्रोटीन होगा। बट एक कमेंट था भाई भाग गया, मैं उसे देखना चाह रही थी लेकिन चला गया क्योंकि कमेंट तो एकदम से दौड़ते हैं ना। आप पीवाई क्यों नहीं कराते हो बेटा सैटरडे में, जो आप क्या लगाते हो सैटरडे में, क्या लगाते हो प्यारे बच्चे आप लोग, आप क्विज लगाते हो ना, उसमें पीवाई क्यू क्वेश्चन होते हैं। सैटरडे में जो आप क्यूज लगाते हो उसमें पीवाई क्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग प्रोटीन का पाचन करता है, बिल्कुल सही बात, इसका डाइजेशन करता है प्रोटीन का। आज मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट इसलिए है क्योंकि आज हमारा ये जो चैप्टर है ये फाइनल हो जाएगा अगर मैं जरा सी स्पीड से करा दूं, मतलब फिर आप लोगों का कल के लिए ही अटक जाएगा। कल आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना, अटकेगा तो बस 2-4 पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन जो होगी वो आप लोगों को करनी है। तो प्यारे बच्चों मैं चाहती हूँ कि आज इस चैप्टर को आप थोड़ा सा फाइनल कर लें। ठीक, तो समझ में आई चीजें। क्विज आप लगाते हो सैटरडे में, उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन ही होते हैं वो। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। तो हमने बात करी कि यहाँ पर पहला जो एंजाइम होता है इरप्सिन, और इरप्सिन का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का डाइजेशन। क्या होता है, बिल्कुल इसका नाम देखते ही आप पहचान गए, प्रोटीन डाइजेशन। तो ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, यानी इसका काम होता है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन पाचन। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है माल्टेज। माल्टेज, माल्टेज क्या करता है, तो माल्टेज माल्टोज को पचाता है। माल्टोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये करता है माल्टोज डाइजेशन।
माल्टोज डाइजेशन। माल्टोज क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी जब आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ोगे तो उसका एक प्रकार होता है माल्टोज। तो ये करता है माल्टोज का डाइजेशन। माल्टोज का डाइजेशन देखो कितना आसान है। माल्टोज पाचन, देखो नाम कितना आसान है। माल्टेज माल्टोज को पचाता है। तो पेपर में पूछेगा कि हमारे पाचन तंत्र में माल्टोज कहाँ बनता है, तो आप कहोगे कि ये जो माल्टेज नाम का एंजाइम होता है ये हमारी छोटी आंत के इलियम में बनता है। और आपको पूछे इसका काम क्या है, तो आपने कहा माल्टोज को पचाता है। माल्टोज क्या होता है? आपने कहा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर बनता है सुक्रेज। सुक्रेज बनता है भैया, सुक्रेज। मैम सुक्रेज क्या है? तो सुक्रेज भी एक तरीके का एंजाइम होता है। ये किसका पाचन करता है? तो ये सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रोज डाइजेशन करता है। सुक्रोज क्या है मैम? तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सुक्रोज का डाइजेशन करता है। इतना आसान। आपको पूछे कि हमारी छोटी आंत में सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो आप बता देते हो सुक्रेज होता है सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम। ठीक है। ये सुक्रोज का डाइजेशन करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रोज भी क्या होता है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों। तो 3 तो आपने यहाँ लिख लिए। चौथा मैं आपको अगली स्लाइड पे लिखवाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो आओ चौथा एंजाइम कौन सा पाया जाता है आपके आंतरीय रस में, इसकी बात करते हैं। तो चौथा एंजाइम होता है भैया लैक्टेज। जो चौथा एंजाइम होता है वो होता है लैक्टेज। लैक्टेज। अब आधे बच्चे तो यही इसको पहचान गए होंगे कि लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज का पाचन करता है। तो लैक्टेज क्या करता है बालको? लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज डाइजेशन। मैम लैक्टोज क्या होता है? दूध में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट या दूध की शर्करा। दूध की प्रोटीन तो रेनिन ने पचा दी थी, पेट में जो बन रहा था रेनिन। अब दूध में जो शर्करा है, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको पचाया है लैक्टोज ने। तो ये क्या करता है? लैक्टोज। आप लोगों का लैक्टेज जो है ये लैक्टोज का डाइजेशन करता है। लैक्टोज का पाचन, लैक्टोज का पाचन। ठीक है। तो बालको ये आप लोग डिटेल में तब लिखोगे, यानी कि लैक्टोज क्या होता है, तो जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर कराऊंगी तो वहां एक बार फिर से इनका जिक्र आएगा। अभी जस्ट हम पाचन कर रहे हैं तो पाचन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लिखते चल रहे हैं। ठीक है ना। और मैम 5वें नंबर पर कौन सा होता है? तो 5वें नंबर पर यहाँ भी लाइपेज होता है। 5वें नंबर पर यहाँ पर भी पाया जाता है लाइपेज, जो आप लोगों के अग्नाशय से भी निकल रहा था, है ना। आपकी पेनक्रियास से भी तो निकल रहा था लाइपेज। क्या कर रहा था फटाफट बताओ वहां पर। ये सारे बच्चे बताओ कि जब आप लोगों ने लाइपेज को पढ़ा तो लाइपेज आपका अग्नाशय ग्रंथि निकाल रही थी, पत्ती के जैसी ग्रंथि। तो ये लाइपेज वहां पर किसका पाचन कर रहा था ये बताओ। किसका पाचन कर रहा था ये बताओ बेटा। मैम आंतों में भोजन का किस प्रकार की गति होती है? आंतों में भोजन पर केमिकल प्रोसेस होता है प्यारे बच्चे। रासायनिक गति द्वारा जो भोजन है, रासायनिक वहां पर केमिकल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और आंतें जो होती हैं आप लोगों की भोजन को पचा रही होती हैं। ठीक है, तो बताओ जल्दी से। मैम लिख नहीं पाया तो बिल्कुल लिख लो, अभी तो मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी चीजें, तो आप लोग इसको देख लेंगे। तो देखो आपकी छोटी आंत में, जो छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है शेषांत, उसमें पाए जाते हैं आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में 5 एंजाइम मिले होते हैं। पहले नंबर पर है इरप्सिन, नाम देखते ही पहचान लिया, प्रोटीन का पाचन करेगा। फिर होता है माल्टेज, माल्टोज का पाचन करेगा। फिर होता है सुक्रेज, सुक्रोज का पाचन करेगा। माल्टोज सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फिर उसके बाद होता है लैक्टेज, लैक्टोज का डाइजेशन करेगा। लैक्टोज दूध का कार्बोहाइड्रेट है, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। और भैया लास्ट है लाइपेज, और लाइपेज आप पहले ही जान चुके हो वसा का पाचन करता है। तो अमाशय में भी वही कर, अग्नाशय जो था आपका पेनक्रियाज, वहां भी वही काम कर रहा था और यहाँ भी वो यही काम करेगा। तो ये करता है वसा का पाचन। तो फाइनली ये ऐसे एंजाइम है जो कंप्लीटली डाइजेशन कर रहे हैं अब हर चीज का। यहाँ पर क्या होता है? फैट डाइजेशन, फैट का डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपके खाने में फैट होता है, आपके खाने में प्रोटीन होती है। ये 3 पोषक पदार्थ को पचाने वाले एंजाइम ही हमारे शरीर में होते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, इरप्सिन ने तो प्रोटीन का कर दिया पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कर दिया भैया। प्रोटीन को
कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया। प्रोटीन यहाँ पर कंप्लीट हो गई भैया डाइजेस्ट। प्रोटीन जो है अब नहीं बची, अब प्रोटीन कंप्लीट डाइजेस्ट हो गई। मैम ये जो माल्टोज है, सुक्रोज है, और मैडम जी ये जो लैक्टोज है, ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये सब है कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चा कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट डाइजेस्ट, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि कंप्लीट डाइजेस्ट हो गए आपकी आंत के अंदर, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर कार्बोहाइड्रेट को खल्लास कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया, और मैम वसा का पाचन कर दिया कंप्लीटली लाइपेज ने। तो यहाँ पर हो जाएगा वसा का पूर्ण पाचन, वसा का पूर्ण पाचन। तो अब देखो सारी चीजों का पाचन यहाँ कंप्लीट हो गया है ना, सारी चीज जो है वो कंप्लीटली क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई बेटा, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट। तो सारी की सारी चीजें कंप्लीट पच गई। एक बार फिर से देखें, प्रोटीन कंप्लीट पच गई, हाँ जी मैम, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कंप्लीट पच गए, हाँ जी मैम, और वसा जो है ये कंप्लीट पच गई। इसीलिए तो कहते हैं कि जो छोटी आंत होती है इसके अंदर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत जो होती है इसीलिए तो कहा जाता है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत के अंदर कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट भी पच जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी, और कंप्लीट फैट, सब कंप्लीट पच जाते हैं। विटामिन को पचाने वाला कोई एंजाइम ही नहीं है हमारे शरीर में। विटामिन तो लीवर में स्टोर हो जाती है, जहाँ लीवर आपने पढ़ा तो लीवर में ही वो जाकर स्टोर हो जाती है, ठीक है। और प्यारे बच्चे आप लोगों के शरीर में सिर्फ ये 3 पोषक पदार्थ हैं जिनके पाचन के लिए एंजाइम बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन सब का कंप्लीट डाइजेशन हो गया आपकी छोटी आंत के अंदर। अब क्या होगा, ये सारे के सारे पोषक पदार्थ इतने छोटे तरीके से अब पच चुके हैं कि ये सब खून में मिलाए जाएंगे। अब मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा, स्पीड अब तो ज्यादा नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। अब तो आप लोग बिल्कुल एकदम चीजों को एकदम सही चल रहे हो बेटा। अब स्पीड बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को ही देखो, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को कम से कम 4-4 बार रिपीट कर 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 पढ़ा रही हूँ। तो स्पीड अब बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिखवाया तो प्रोटीन का पाचन लिखवाया, माल्टोज, सुक्रोज और भैया लैक्टोज, ये सब अभी के अभी मैंने 2-3 बार आपको बार बार स्लाइड दिखाकर समझाए हैं। तो अब तो स्पीड बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा आप बढ़ो मेरे साथ और बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ो फिर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी शिवानी बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो इधर सुनो, अब आप लोगों ने क्या करा कि सारे के सारे पोषक पदार्थ जो थे आपकी छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेस्ट हो गए। मतलब अब ये इतने छोटे हो गए कि इससे ज्यादा छोटे हो ही नहीं सकते। अब इतने छोटे हो गए कि ब्लड में आसानी से घुल जाएंगे। अब मैंने आपको जब शुरुआत में पहली क्लास कराई थी पाचन वाली, पाचन तंत्र वाली, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली, तो उसमें कहा था कि एक प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, जिसमें पोषक पदार्थ तुम्हारे खून में मिल जाएंगे। तो भैया अब बारी आ गई है, अब वो घड़ी आ गई जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो अब पाचन को कंप्लीट कराकर सारे पोषक पदार्थों को खून में मिलाना है। अब आ जाओ मिला देते हैं खून में। मैम खून में कहाँ से मिलते हैं? तो ये काम भी छोटी आंत ही करती है, ये काम भी आप लोगों का छोटी आंत करती है। मैम कैसे करती है छोटी आंत? देख लो, ये रही आपकी छोटी आंत, है ना। तो इस छोटी आंत के अंदर पाई जाती हैं हजारों उंगली के जैसी संरचनाएं। देखो अभी अभी आपको आपकी छोटी आंत दिखाई थी, तो देखो ये छोटी आंत में है उंगली के जैसी संरचना, ये रही देखो, ये है उंगली के जैसी संरचना, ये रही देखो कितनी सारी है, ये रही आपकी छोटी आंत जो होती है ना, उसके अंदर हजारों उंगली के समान संरचनाएं हैं, जिनको कहते हैं हम विलाय। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? जिनको हम लोग विली कह देते हैं, या हिंदी में रसांकुर कह देते हैं भैया। क्या कह देते हैं? रसांकुर। अरे भैया मैंने गाना गा दिया, गलत हो गई, ठीक है, ये गलत हो गई। आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कई बालक तो ऐसे हैं कि
ये कहते हैं टेलीग्राम में कई बच्चे कि मैम आप गाना मत गाया करो। तो ठीक है भैया, इसीलिए मैं पढ़ाने पर ही ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। समझ आ जाता है, बाद में भूल जाते हैं, तो चीज़ों को रिवाइज करते रहा करो बेटा, ठीक है, नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखो, अब ये आपकी छोटी आंत है, और छोटी आंत के अंदर क्या होता है, हजारों उंगली के जैसी संरचनाएं, है ना। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या करती हैं, यही करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो अब देखो, आओ अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आपकी छोटी आंत में देखो ये रही, ये आप लोगों की विलायें, ये दिख रही है, देखो ऐसा नहीं लग रहा कितनी सारी उंगलियां एक साथ हो। तो ये छोटी आंत की अंदर है, आपकी छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत एक गुफा है ऐसे समझ लो, और उस गुफा के अंदर ये उंगलियों जैसी संरचनाएं हैं ऐसे ऐसे। तो जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है पूर्ण रूप से, तो ये अपने अंदर उस खाने को ले लेती हैं। तो मान लो ये खाने के पार्टिकल हैं, इन खाने के अंदर जब ये पूरे पच गया खाना, तो सारे पोषक पदार्थ इनके अंदर चले जाते हैं, सारे पोषक पदार्थों को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब कर कर कहाँ भेज देती हैं, आप लोगों के खून में मिला देती हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटी छोटी इस तरीके से धमनी और शिराएं होती हैं। दिख रहा है, ये आप लोगों की धमनी है नीले रंग में, लाल रंग में जो दिख रही, ये नीले रंग में शिराएं हैं, लाल रंग में जो दिख रही हैं ये धमनियां हैं। इनके अंदर होती हैं धमनी और शिरा, ठीक है, छोटी छोटी धमनी होती हैं, छोटी छोटी शिरा होती हैं। धमनी और शिरा आप पढ़ चुके हो, छोटी छोटी वेन होती हैं, छोटी छोटी आर्टरी होती हैं। तो जब इन्होंने पोषक पदार्थों को अपने अंदर ले लिया, तो सारे पोषक पदार्थ अब ये धमनी और शिराओं में डाल देती हैं, धमनी और शिराएं इनको आपके अंगों तक सप्लाई कर कर आती हैं। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत के अंदर वो कौन सी संरचना है जो भोजन का अवशोषण करती है। ऐसे देखो, ऐसे ये है छोटी आंत का डायग्राम, और देखो ये गुफा जैसी स्ट्रक्चर है, और इस गुफा जैसी स्ट्रक्चर में ही आपको दिखाई देंगी ये विलायें। ऐसे इसके अंदर ये हजारों विलायें होती हैं जो खाने के पोषक पदार्थों को निचोड़ लेती हैं, और इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं होती हैं, नालियां सी रुधिर की, उनमें ये निचोड़ निचोड़ कर जाता रहता है पूरा पोषक पदार्थ, और पूरा ब्लड आपकी बॉडी में सप्लाई कर देता है पोषक पदार्थों को। तो अब आपको लिखना है कि जो ये विलायें होती हैं बेटा, इनका क्या काम होता है। तो आ जाओ, अब बात करते हैं छोटी आंत के अंदर जो विलायें हैं इनके बारे में, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे रसांकुर, रसांकुर या विलायें जिसको आप कहते हो, ठीक है। चलो, ये क्या है बेटा, अंगुली के समान संरचनाएं, ये होती है अंगुली के समान, अंगुली के समान संरचनाएं, ये है अंगुली के समान संरचनाएं, ठीक है। ये आप लोगों की क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या काम करती हैं, तो ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। इनके इनके बारे में लिखना, ये पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए ये क्या करती हैं, पोषक पदार्थों का अवशोषण, पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए। पोषक पदार्थ कौन से थे, वही थे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो उन सब के अवशोषण के लिए, ठीक है, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। मतलब आपकी जो वो होती है इंटेस्टाइन, उनके एरिया को बढ़ाती हैं ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आंतें उन पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा खाने में पोषक पदार्थ निचुड़कर आपके शरीर में जा सके। तो ये क्या करती है, पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। बेटा ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पूछा गया था विलाई के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को पेपर में पूछा था कि छोटी आंत में जो विलाई जैसी संरचनाएं होती हैं ये क्या काम करती हैं, तो ये पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। तो इनका काम होता है इंक्रीज्ड, इनका काम होता है बच्चा इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है जो विलायें होती हैं।
अच्छा, कई बच्चों को एक डाउट रहेगा कि विलाई कहाँ होते हैं, तो बेटा ये छोटी आंत में ही होती है, छोटी आंत के अंदर ही होती है विलाई। और छोटी आंत के भी किस भाग में होती है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की बात चल रही है। छोटी आंत के भी अंदर कहाँ होती है, तो आप कहोगे जो आपने अभी भी पढ़ा था ना, शेष आंत्र, इलियम, छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग होता है उसमें होती है। ठीक है, तो छोटी आंत का जो सबसे अंतिम भाग है इलियम, इसी में होती है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। हमारे शरीर में आवाज कहाँ से आती है, हमारे शरीर में आवाज आती है यहाँ से, ये जो आप लोगों का लैरिंग्स है, लैरिंग्स स्वर यंत्र। जब आप सांस लेते हो तो हवा आपके अंदर जाती है और ये लैरिंग्स से टकराती है, लैरिंग्स वाइब्रेट करता है और वो हवा जब बाहर निकलती है तो जीभ उसको शब्दों में कन्वर्ट करती है, तो ये होती है आवाज। ठीक है, सेकंड पॉइंट इन इंग्लिश, बेटा सेकंड पॉइंट को हमने इंग्लिश में लिख दिया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो बेटा इंग्लिश में तो लिख दिया। हाँ जी बिल्कुल, टाइम हो गया है, इतना बड़ा चैप्टर है देखो ये भैया, है ना। हाँ, इतना क्लियर बताओगे तो हमारा नीट क्लियर हो जाएगा हो जाने दो, नीट भी क्लियर, देख लेंगे नीट को भी। तो बेटा अब बच गई तुम्हारी बड्डी आंत, बड्डी आंत। देखो मैंने आज की क्लास में थोड़ा सा स्पीड करी अब, और फिर भी देखो हम नहीं कर पाए इस चैप्टर को कंप्लीट आज की क्लास में। कोई बात नहीं, डेफिनेटली कल तो कर ही लेंगे। तो आपकी कल और होगी क्लास, फ्राइडे में आपकी क्लास नहीं होगी बेटा। फ्राइडे में इसलिए नहीं होगी, फ्राइडे नहीं होती है, सैटरडे नहीं होती है, संडे नहीं होती है। तो जो बच्चे छुट्टी मांग रहे हैं ना, छुट्टी ऑलरेडी आपको बायोलॉजी की क्लास में मिली जाएगी। कल होगी क्लास, परसों नहीं होगी फ्राइडे में। क्यों इसलिए नहीं होगी, क्योंकि परसों मेरी मैराथन है बेटा, आरपीएफ का एग्जाम है ना, उसके लिए मेरी शाम 4 बजे से मैराथन है। तो तुम लोग चाहो तो मैराथन के साथ जुड़ जाना, फ्राइडे यानी 28 तारीख को शाम 4 बजे आप लोग जुड़ जाना रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तो कल तो होगी क्लास, परसों नहीं होगी। अगर मैं कल बाय द वे बताना भूल जाऊं तो आप परेशान मत होना, फ्राइडे में क्लास इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि आरपीएफ में मेरी मैराथन है शाम 4 बजे। ठीक है ना, तो चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, है ना, क्लियर। चलो अगर आप बायोलॉजी की बात करते हो आप लोग दिल्ली पुलिस के अंदर, तो 1 से 2 नंबर की बायोलॉजी आती है। ठीक है, आप फास्ट हैं आज, मैं आज फास्ट इसीलिए हूँ। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि आप फास्ट हो आज, व्रत हो। अरे भैया मुझे लगा सारे बच्चे कह रहे हो आप फास्ट हो आज, फास्ट मतलब मैं तेज हूँ आज, और मैं बार बार बोल रही हूँ मैं तेज तो उतना नहीं हूँ, नॉर्मली थोड़ी सी स्पीड अप है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं है मेरी स्पीड। फास्ट पूछ रहे हो आप, फास्ट नहीं हूँ बच्चा, मैं नहीं हूँ फास्ट। ठीक है चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अब कल, टाइम हो चला है, राम राम। एक बच्चा कह रहा है मैम आप लिख कर पढ़ाया करो, हैं, तो बेटा मैंने ये क्या करा है, मैम आप लिख कर पढ़ाया करो, तो बेटा शायद ये मेरी पीडीएफ है, मैं भूल गई थी मैंने पीडीएफ से पढ़ाया है। अगर मैं लिख कर पढ़ाया करूं तो बेटा मैं भूल गई थी कि ये सब जो आज आपने पढ़ा है ये मैंने लिख कर नहीं पढ़ाया, ये मैंने पीडीएफ से पढ़ा दिया। भैया लिख कर ही तो पढ़ाया है कि कॉन्सेप्ट, कहाँ आप लोगों को पीडीएफ नजर आ गई, ये डायग्राम तो आपको दिखाए जाएंगे ना बेटा समझाने के लिए, तो लिख कर ही तो चीजों को मैंने आपको पढ़ाया है। जागो प्यारे मोहन जागो।